हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे डाउटनेट में। स्टार्ट, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डाउटनेट में। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी की टीचर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी का सीबीएसई 10th बोर्ड का एग्जाम है, तो आज हम उसी एग्जाम के, उसी परीक्षा के सिलसिले में बात करेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो जैसा कि हमने अपने कल वाले क्लास में देखा था कि हमारे सिलेबस देखा था कि हमारे एग्जाम्स में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एग्जाम में क्या आना है, आपठित गद्यांश। तो इसके पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि किस तरह से हमें अपने एग्जाम पेपर को, मतलब कि प्रश्न पत्र को हल करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रश्न पत्र को बहुत ही अच्छे से रीड करना है। इससे क्या होगा, अगर हम अपने प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, मुझसे क्या क्या बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा। तो हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आपठित गद्यांश। तो हम आपठित गद्यांश के बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आपठित गद्यांश है वह होता क्या है। तो जैसा कि हमारे नाम से ही स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है क्या, आपठित गद्यांश। आपठित मतलब जो अभी तक पढ़ाया नहीं गया हो, और गद्यांश मतलब होता है गद्य का अंश। अब गद्य क्या होता है, तो गद्य होता है हमारा जो कहानी, हमारे जो नाटक और जो एकांकी होता है उसको हम कहते हैं गद्यांश। और इन सब के अलावा हमने पढ़ा है काव्यांश। काव्यांश का मतलब होता है जो हमारी कविताएं होते हैं, तुलसीदास जी के जो दोहे होते हैं, सूरदास जी के जो दोहे होते हैं, उनको हम कहते हैं काव्यांश। और गद्यांश उनको कहते हैं जैसे कि कहानी होती है, एकांकी होता है, नाटक। तो अभी तक हम आप लोग बहुत पहले भी ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे मैडम आपको ये सब क्यों बता रही हैं। तो बेटा मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर आप आपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं और अगर आपके प्रश्न पत्र में आया है तो आप इजीली इससे मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि जो आपठित गद्यांश होता है वो काफी सरल होता है। इसमें ये जरूरी नहीं कि अगर देखो, सबसे पहले आप सुनिए कि बच्चे 3 तरह के होते हैं। एक तो टॉपर होते हैं, फिर एवरेज होते हैं, फिर जो थर्ड आते हैं। तो आपठित गद्यांश बहुत ही आसान होते हैं, इसमें किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम आज आपठित गद्यांश को हल करेंगे। तो आपठित गद्यांश को हल करने से पहले हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी गद्यांश हमें दिया गया है उसको हम 2 बार अच्छे से रीड करें। क्योंकि जो उसका एक एक वाक्य, उसका जो एक एक शब्द है, अगर इसको हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमें ये समझने में और इसको हल करने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। तो चलिए आज हम अपना पहला आपठित गद्यांश शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में ही देखा कि आपठित गद्यांश मतलब कि कहानी, एकांकी और नाटक। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। इसमें लिखा है साहस। साहस की जिंदगी बड़ी होती है और ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ और बिल्कुल ही होती है। तो साहस का सबसे पहले हम जानेंगे साहस। साहस का मतलब होता है बेटा हिम्मती। कहते हैं ना कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी है, वो लड़की बहुत ज्यादा साहसी है। हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारे देश के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग बहुत सारे साहसी काम करते हैं। तो साहसी काम, साहस, जिसको हम इंग्लिश में करेज भी कहते हैं, तो यहाँ पे आया है शब्द साहस। तो साहस का मतलब होता है हिम्मती। तो चलिए हमें क्या करना है, आपको एक बात पे बहुत ज्यादा जोर देना है कि हमारा ये जो आपठित गद्यांश है इसके हमें एक एक शब्द को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगर हम एक एक शब्द, एक एक वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे तो हमारे लिए इसको हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर हम इसको हल करेंगे और इस बार ये हमें आसान लगेगा तो हम इससे आसानी से पूरे मार्क्स ले सकते हैं। जैसा कि हम उदाहरण देख सकते हैं कि मान लो अगर आपठित गद्यांश हमारा 5 नंबर का आता है और अगर आपने इसको बहुत ही समझदारी से और बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर, एकाग्रचित्त मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर अगर आपने इसको पढ़ा और आपने इसके एक एक वाक्य को, एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड, एक एक शब्द को बहुत ही अच्छे से पढ़ा तो आपको इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसमें दिया है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। मतलब जो साहस होता है, जो करेज होता है, तो उसकी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। अब आगे लिखा है कि यह जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। निडर का मतलब होता है डर। निडर मतलब बिना डर के। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो निडर है वो डर का अपोजिट है। मतलब जो
डर है उसका विलोम शब्द हम कह सकते हैं निडर। और बेखौफ, बेखौफ जो शब्द यहाँ पे आया है ये एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द बेखौफ। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि जो साहस है वह साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, और साथ ही साथ ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। मतलब कि जो साहसी व्यक्ति होता है वह बिल्कुल निडर और वह बेखौफ होता है। आगे देखते हैं क्या कहा लिखा है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले से हम सभी समझ रहे हैं ना कि कौन तमाशा देखता है। तो इसमें बताया गया है कि जो साहसी जो व्यक्ति होते हैं, तो हमें इस वाक्य में ये बताया गया है कि साहसी व्यक्ति की पहचान क्या होती है। तो साहसी व्यक्ति की पहचान होती है कि वह कभी इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग और उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो बहुत सारे लोग हैं वो ये सोचते हैं, अरे अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं वो करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इसमें बताया गया इस पूरे गद्यांश में कि जो साहसी व्यक्ति हैं वो कभी इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इस बात से एक बात तो स्पष्ट होती है कि हम सभी को अपने जीवन में साहसी व्यक्तियों की तरह ही रहना चाहिए, निडर और बेखौफ होकर। हमें किसी भी कार्य से डरना नहीं चाहिए। अगर वो कार्य सही है तो उसके लिए हमें कभी भी अपने मन में डर नहीं रखना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जो साहसी मनुष्य है उसकी सबसे पहली पहचान क्या है। तो उसकी सबसे पहली पहचान यह है कि वह ये बात नहीं सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या करेंगे। अगर वो कोई काम करता है, वो कोई एक्टिविटी करता है, तो वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। और अगर उसको लोगों का जब डर ही नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो भी कार्य होगा वो बहुत अच्छा जाएगा। आगे लिखा है जनमत की उपेक्षा। जनमत ये दो शब्द हैं। जनमत मतलब कि जनता का मत। तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। यहाँ पे बताया गया ना कि किस प्रकार से जनमत मतलब बहुत सारे लोगों की उपेक्षा, मतलब उपेक्षा कि वह ये नहीं सोचता कि आज दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं सोचता, तभी वो सफल हो पाता है। और हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए सबसे बड़ी पहचान हमारी है कि अगर हम साहसी होंगे, अगर हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, हम हमेशा अपने मन की ही करेंगे, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और यही साहसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। तो इस गद्यांश को अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। क्योंकि हमारा पेपर है जो कि CBSE 10th का जो हिंदी का पेपर है वो बहुत नज़दीक है और हमारे पास समय भी बहुत कम है। तो हमें बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो हम सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही फोकस करेंगे। ठीक है। अब आगे लिखा गया है मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है कि जो साहसी व्यक्ति होता है वही मनुष्यता को पहचान होता है। मतलब मनुष्यता मतलब ह्यूमैनिटी, मतलब वही हमारे मानवता के लिए बहुत सारे काम करता है। और हमारे समाज में ऐसे लोग बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, लेकिन ऐसे ही लोग हमारे समाज की सोच और हमारे समाज को बदल देते हैं। जो लोग साहसी होते हैं वही हमारे समाज में आगे बढ़कर बहुत बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, बहुत बड़े बड़े सुधार करते हैं। इसीलिए लेखक ने हमें बताया है कि साहस की जो जिंदगी है वह सबसे बड़ी जिंदगी होती है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। मतलब अड़ोस पड़ोस की मतलब हमारे जो नेबर होते हैं, अगर हम उनको देख के चलें कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो साधारण मनुष्य होता है, जो साधारण जीव होता है, वह ही एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे की देखा देखी करते हैं। तो हम लेखक ने यहाँ पे शुरुआत में ही बताया कि जो साहसी व्यक्ति है वो कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं, वो हमेशा वही करते हैं जो कि सही है और यही बातें आगे चलकर उन्हें सफलता दिलाती हैं। बच्चों, आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एकाग्रचित्त होकर इस क्लास को देखना है। और अगर आप इस क्लास को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको एक्सोबी एग्जाम में आपके आपठित गद्यांश, जिनको इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं, आपको बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो वैसे आप लोग 10th के बच्चे हैं तो आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे क्लासेस में अनसीन पैसेज पढ़े होंगे। और चूंकि अब हमारा एग्जाम है इसलिए हम इन अनसीन पैसेज को और भी सरल रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है कि बेटा, हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून।
आप ना अभी सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम समय है बेटा, आपका पेपर है 9 तारीख को हिंदी का, इसलिए आप अभी सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस कीजिए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि क्रांति करने वाले लोग, क्रांति को तो आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने हमारे देश में कितनी क्रांति की लहर दौड़ाई थी, और किस प्रकार से जो भगत सिंह थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो क्रांतिकारी थे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को बदलने के लिए बहुत ही साहसी निर्णय लिए थे, और उन्हें इसी साहसी निर्णय के कारण ही आज हमारा देश आजाद हुआ है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि क्रांति करने वाले जो लोग होते हैं वह अपने उद्देश्य मतलब जो उनका लक्ष्य होता है, जो उनका एम होता है, तो कहा गया है कि क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपने चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम करते हैं। मध्यम का मतलब होता है धीमा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो क्रांतिकारी जो लोग होते हैं वह कभी भी अपने पड़ोसी की चाल से अपनी चाल को प्रभावित नहीं होने देते। उनका जो लक्ष्य होता है वह स्पष्ट होता है, और उनका लक्ष्य उनके दिमाग में हमेशा रखा रहता है। वो ये नहीं सोचते कि अगर मैंने ये कर लिया तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर वो यही सोचने बैठ गए कि लोग क्या सोचेंगे तो वो अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाएंगे, और उसका असर हमारे पूरे समाज पर, हमारे पूरे देश पर पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो साहसी व्यक्ति होते हैं उनकी जिंदगी बड़ी होती है। तो आगे बताया गया है कि साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। व्यवहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, जिसको हम प्रैक्टिकल कह सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो साहसी मनुष्य होता है वह उनके जो सपने होते हैं वो भले ही प्रैक्टिकल रूप से सही नहीं होते, लेकिन वो उन सपनों में भी रस का मतलब होता है आनंद, तो उस सपने में भी उसे आनंद की अनुभूति होती है। आगे कहा गया है कि साहस के साथ यदि धैर्य को हम धीरज कहते हैं और इंग्लिश में इसे पेशेंस कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हम लोगों को अक्सर सिखाया जाता है कि हमें अपनी लाइफ में जो भी निर्णय, जो भी डिसीजन लेने हैं वो उन्हें बहुत ही धैर्य और साहस के साथ ही लेने चाहिए। तो यही हमें इस पठित गद्यांश में बताया गया है कि किस प्रकार से जो साहसी मनुष्य होते हैं वह उनकी जिंदगी बहुत बड़ी होती है, और वही क्रांति हमारे देश में जो भी सुधार होते हैं और जो भी क्रांति होती है, जो भी बदलाव होते हैं वो इसी तरह के लोग ला पाते हैं। वो लोग जो जीवन में ये नहीं सोचते कि दूसरा क्या कहेगा, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान करते हैं। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो अर्जुन होता है वह मछली की आंख पर ही ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि वो ये नहीं सोचता, वो यहाँ वहाँ नहीं देखता, उसका पूरा जो फोकस होता है वह सिर्फ मछली की आंख पर ही होता है। तो उसी तरह जो साहसी व्यक्ति होते हैं उनका जो पूरा ध्यान है, उनका जो पूरा केंद्र है वह उनके लक्ष्य पर ही होता है। अब आगे कहा गया है कि साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो उसे मणिकांचन योग माना जाता है। मणिकांचन का मतलब है यहाँ पे हम कह सकते हैं सोने पे सुहागा। जैसा कि हम कहते हैं अरे मैंने तो शर्ट पहनी है, अगर इसके मैं ऊपर में कोट पहन लेता हूँ तो ये तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। तो वैसे ही कहा गया है कि जो साहसी व्यक्ति होते हैं यदि उनके अंदर धैर्य और आ जाए तो यह होगा मणिकांचन योग माना जाएगा। मतलब यह तो और भी ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। मणिकांचन को हम कह सकते हैं मणि का मतलब होता है रत्न, और जो कंचन है उसको हम कहते हैं सोना। तो जब जो रत्न होता है, रत्न और जो भी सोना होता है उसका मेल होता है, उसे हम कहते हैं मणिकांचन। तो यहाँ पे लेखक ने बताया गया है कि यदि साहसी मनुष्य के भीतर धैर्य भी आ जाए तो उस पे सोने पे सुहागा जैसा मेल हो जाएगा। कि अगर कोई व्यक्ति साहसी है, वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वो एकाग्र चित्त होकर अपने कार्य करता है। तो मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि किस प्रकार से हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, और साथ ही साथ हमें साहस और धैर्य भी रखना है। तो अगर हम अपने जो भी आंसर एंड पैसेज जो भी हमारे प्रश्न पत्र में दिया गया है, अगर हम उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसका एक एक वाक्य, उसका एक एक शब्द समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी इसको हल करने की, और हो सकता है हमारे इसके सारे आंसर सही हो जाए और हमारे जो मार्क्स हैं वह पूरे के पूरे आ जाए। क्योंकि अनसीन पैसेज जो अपठित गद्यांश होते हैं उसमें सिर्फ एक ही काम होता
होता है कि आपको उसके एक एक शब्द को, उसके एक एक वाक्य को दो दो बार पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको उसका उत्तर देना है। अगर आप ये काम जल्दबाजी में करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर पैसेज गलत हो जाए, इसीलिए आपको बहुत ही एकाग्र चित्त होकर बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। तो जैसा कि इस पूरे गद्यांश में हमने किसके बारे में पढ़ा है, साहस के बारे में। जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वो अपने जीवन में दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते हैं, वो ये उनका पूरा जो ध्यान होता है वह उन पे, उनके लक्ष्य पर ही होता है और वही ऐसे ही लोग हमारे समाज में, हमारे देश में क्रांति ला पाते हैं। तो अब आगे कहा गया है कि जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ऐसा हम पूछ सकते हैं कि इस आपठित गद्यांश से हमें क्या शिक्षा, क्या प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों बताइए कि इस आपठित गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जल्दी से इसको पढ़ के बताइए आप सभी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जीवन में जब भी कभी विपरीत परिस्थितियां, जब विपरीत परिस्थितियां मतलब जो हमारी परिस्थिति के विपरीत होती हैं, जब मतलब कि इसको हम कह सकते हैं जैसे जब हमारा बुरा वक्त आए, तो कहा गया है कि बुरे वक्त में इंसान को साहस और धैर्य रखना चाहिए। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा हुआ, तो यहाँ पे बताया गया है तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, असमय के सखा, असमय मतलब बुरे वक्त के मित्र, असमय मतलब बुरा वक्त और सखा मतलब मित्र। तो गोस्वामी तुलसीदास जो कि हमारे हिंदी साहित्य के महान कवि हैं, जिनके द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है, उन्होंने भी यह कहा गया है कि असमय के सखा मतलब हमारे जो बुरे वक्त के जो मित्र हैं वह हमारे धैर्य और साहसी हैं, इसीलिए उन्होंने साहस और धैर्य को बनाए रखने पर बल दिया है। मतलब उन्होंने अपनी रचनाओं में अक्सर यही लिखा है कि किस प्रकार से मानव को अगर उसका बुरा वक्त चल रहा है, अगर उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, तो किस प्रकार से उसको अपने साहस और अपने धैर्य पर बल देना चाहिए और उसको किस प्रकार से साहस दिखाना चाहिए और धैर्य रखकर अपने वक्त को झेलते रहना चाहिए। और साथ ही साथ हम अब आगे ये जो पूरा आपठित गद्यांश से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, उनको हल करेंगे। तो हमने क्या अभी तक पूरा एक आंसर पैसेज किया है, आप सभी इसको बहुत ही एकाग्रचित्त होकर अच्छे से पढ़िए और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड जो भी, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनको हल करना है। तो एक बार आप सभी फिर से अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप सभी को ही इसके आंसर मुझे कमेंट में देने हैं। चलिए, इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया, देखो आपसे प्रश्न तभी हल करते बनेंगे जब आपने इस अनसीन पैसेज को, इस आपठित गद्यांश को बहुत ही एकाग्रचित्त होकर सुना होगा और इसको देखा होगा। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है कि गद्यांश मतलब गद्य का अंश, मतलब जो कहानी और एकांकी का जो भी अंश है, तो गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है। आप सभी में अलग हो जाते हैं, आप सभी पहले इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया गया है। आप जल्दी से सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया गया है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, फिर उसके बाद मैं भी आपको आंसर बताऊंगी। तो बताइए कि इस पूरे गद्यांश में जो अभी हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा है उसमें किस गुण का वर्णन किया गया है। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करिए। हाँ बेटा, ये हिंदी ही पढ़ रहा है। ये 10th बोर्ड का जो हमारा सीबीएसई का जो पेपर है ना, उसी से संबंधित जो भी कुछ आना है वही पढ़ाया जा रहा है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि इसमें बताया गया है साहस के बारे में। इसकी सबसे जो शुरुआती लाइन थी उसमें क्या बताएगा कि साहस व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। देखिए बच्चे, आपके पास बहुत कम समय दिया गया है, 4 दिन बाद आपका पेपर है, तो प्लीज यहाँ वहाँ की बातें मत करिए, पूरा अपना जो फोकस है वो इस अनसीन पैसेज पर, इस क्लास पे दीजिए। हाँ, वेरी गुड बच्चों, मुझे बहुत सारे बच्चों के आंसर मिल रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चों के आंसर सही है। इसका मतलब है कि हमारे क्लास जो भी बच्चे देख रहे हैं वो बहुत ही एकाग्रचित्त होकर, बहुत ही फोकस से इस क्लास को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। चलिए अब हमारे सामने इसका दूसरा प्रश्न आता है। तो इसमें बताया गया है कि साहसी व्यक्ति की असली पहचान क्या है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि साहसी व्यक्ति की असली पहचान क्या होती है। जल्दी से जल्दी बताइए, मैं साइड हो जाती हूँ। सब लोग देखिए, इसमें प्रश्न दिया गया और 4 विकल्प दिए गए, हमको एक विकल्प जो सही है वो बताना है। तो बताइए साहसी व्यक्ति की असली पहचान क्या है। बताते हैं। तो इसमें बताया गया है कि वह निडर और बेखौफ होता है। तो सबसे पहले हम इन
चार जो विकल्प, सबसे पहले हम प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जो चार विकल्प दिए हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे ही हम विकल्प देखेंगे, अगर हम उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें अपने आप ही इसका सही उत्तर पता चल जाएगा और हमारे एग्जाम में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसमें पहला विकल्प है कि वह निष्पाप व निडर होता है, ठीक है। दूसरा विकल्प है वह निशंक तथा निष्पाप होता है, और तीसरा विकल्प है वह निर्मम तथा बेखौफ होता है, और चौथा विकल्प है वह निडर तथा बेखौफ होता है। तो अब हमें इसका सही उत्तर पता है, क्यों? क्योंकि हमने अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छे से समझा है। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा डी, वह निडर तथा बेखौफ होता है। तो एक बार आप सब कमेंट करके बताइए कि जो साहसी व्यक्ति होता है उसकी असली पहचान क्या होती है। तो साहसी व्यक्ति की असली पहचान होती है निडर तथा बेखौफ। अब इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है कि कैसा व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है। आप सभी जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि जो कौन सा व्यक्ति है जो हमारी दुनिया की असली ताकत होता है। इसका पहला विकल्प है जनमत की राह की परवाह करके आगे बढ़ने वाला, जनमत से वोट की उम्मीद करके आगे बढ़ने वाला, जनता की सहमति से आगे बढ़ने वाला, या फिर चौथा जनमत की उपेक्षा करके आने वाला। ठीक है, तो आपने अनसीन पैसेज में पढ़ा है कि इसका उत्तर है जनमत की उपेक्षा करके आगे बढ़ने वाला। तो हमने अनसीन पैसेज में क्या देखा है कि जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी जनमत की मतलब जनता की परवाह नहीं करते, वो जनता की उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वो भी यही सोचने लगे कि दुनिया क्या सोचेगी तो वो अपने कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर हमारा कोई लक्ष्य है, अगर हमें अपने जीवन में हमने कुछ ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए हमें जनमत मतलब जनता की परवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्य को साहसपूर्वक अंजाम देना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो चलिए, इसका उत्तर मैंने देख लिया ना, जनमत की अपेक्षा करके आगे बढ़ती है। ठीक है, अब हम इसका अगला प्रश्न करेंगे जो कि चौथा प्रश्न है। ठीक है, आप सभी यहाँ वहाँ की बातें मत करिए, आप सबका पेपर है, तो इसलिए इस पेपर पर, इस गद्यांश पर, इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसका अगला प्रश्न है क्रांति करने वाले लोगों की विशेषता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट में फटाफट आप बताइए कि क्रांति करने वालों की लोगों की विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प है कि लोगों को साथ लेकर चलने वाला जो क्रांतिकारी जो व्यक्ति है वह कैसा होता है, कि वह लोगों को साथ लेकर चलता है, क्या लोगों के वोट से जो जीता हुआ व्यक्ति होता है जैसे कि हमारे नेता, तो वो होते हैं, या निडर, साहसी और पक्षपाती होते हैं। पक्षपाती मतलब वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। ठीक है, वो पक्षपात नहीं करते, पक्षपात को हम भेदभाव कह सकते हैं। ठीक है, अब है साहसी होना और दूसरों का अनुसरण नहीं करते। अनुसरण मतलब वो दूसरों की राह पर नहीं चलते, वो ये नहीं सोचते अरे इसने ये किया है तो मैं भी यही कर लूं। वो किसी दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि वो अपनी मंजिल, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और फिर खुद उस पर सफर करते हैं। तो इसमें इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? साहसी और दूसरों का अनुसरण नहीं करना। तो हमारा इसका चौथा जो विकल्प है वह सही होगा। तो हमने अपने अनसीन पैसेज में पढ़ा है कि किस प्रकार से जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वह कभी भी दूसरों का अनुसरण नहीं करते हैं, और वो साहसी और दूसरों का अनुसरण कभी भी नहीं करते हैं। चलिए, अब हम इसका अंतिम प्रश्न करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है? अगर बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, अरे वाह बच्चों, आप लोगों को तो प्रश्न के साथ ही उत्तर भी पता है। चलिए, तो हमने देखा है कि किस तरह से हमने अपनी अनसीन पैसेज में पढ़ा है कि साहस और जो धैर्य है तो उसकी तुलना किससे की गई है। तो साहस और धैर्य की तुलना किससे? मणि से की गई है, या फिर मणि का कंगन से की गई है, या स्वर्ण से की गई है, या फिर मणि और कंगन से। तो जल्दी जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और हमें बताइए कि साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है। तो हमने देखा हमारे उसमें अनसीन आपठित गद्यांश में बताया गया था ना कि जो साहस और धैर्य की तुलना की गई मणि और कंचन से। मणि का मतलब होता है रत्न और कंचन का मतलब होता है सोना। मैंने बताया था ना कि सोने पे सुहागा, तो वैसे ही है मणि और कंचन। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आपठित गद्यांश अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब इस आपठित गद्यांश को पढ़ के आपको अब लग रहा होगा कि हाँ, अगर आपके एग्जाम में ये आएगा, इससे संबंधित और भी गद्यांश आएंगे, तो आप उनके एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को पढ़ के एकाग्रचित्त होकर पढ़ के, मेरी एक बात पर बहुत गौर करना, मैंने बार बार एक शब्द का
का इस्तेमाल किया, वो क्या है, एकाग्रचित्त होकर, कि अगर मान लो मैंने कोई पढ़ाई नहीं की और अगर मेरे एग्जाम में अनसीन पैसेज आ गया तो मुझे उसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर अनसीन पैसेज आ गया तो मुझे उसी प्रश्न पत्र में दिए हुए अनसीन पैसेज को दो बार पढ़ना है, बहुत ही उसके एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को 2 बार पढ़ना है, बहुत ही एकाग्रचित्त होकर पढ़ना है। फिर देखना आपके जो जितने भी आंसर होंगे वो बिल्कुल सही होंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। चलिए अब हम इसका अगला अनसीन पैसेज करते हैं, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि वो पहला वाला अनसीन पैसेज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम दूसरा आपठित गद्यांश शुरू करते हैं। श्रीलंका, तो हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका एक देश का नाम है। तो श्रीलंका का मुख्य नगर कोलंबो है। मतलब जैसा कि हमारे भारत में बहुत सारे देश होते हैं, हमारे भारत का मुख्य नगर दिल्ली माना जाता है, वैसा ही जो श्रीलंका देश है, तो श्रीलंका देश का जो मुख्य नगर है वह क्या है, कोलंबो। बच्चे आप सभी यहाँ वहाँ की बातें मत करिए। हाँ मैं जानती हूँ, वेरी गुड बच्चे, आपके सारे प्रश्न सारे आंसर सही है। चलिए अब आप अगले आपठित गद्यांश को बहुत ही सावधानी से बहुत अच्छे से देखिए और पढ़िए और सारे प्रश्नों के उत्तर सही सही देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि श्रीलंका का जो मुख्य नगर है वह कोलंबो है। यहाँ कई उद्यान है। उद्यान तो आप सभी जानते होंगे, उद्यान मतलब बगीचे, गार्डन, ठीक है। तो यहाँ कई उद्यान है, जगह जगह फूलों वाले पेड़ लगाए गए हैं। तो जो यहाँ पर लेखक ने श्रीलंका, तो श्रीलंका का जो मुख्य नगर है कोलंबो, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि श्रीलंका के कोलंबो शहर में कई उद्यान हैं और वहां पर कई प्रकार के फूलों की किस्म वाले पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और बताया गया है आगे कि हरियाली की अधिकता के कारण कोलंबो को उद्यानों का नगर कहते हैं। आप इस जो वाक्य दिया गया है कि हरियाली की अधिकता के कारण कोलंबो को क्या कहते हैं, उद्यानों का नगर, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपके प्रश्न में यही पूछा जाए कि हरियाली की किसकी अधिकता के कारण कोलंबो को उद्यानों का नगर कहा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि हरियाली की अधिकता के कारण कोलंबो को उद्यानों का नगर कहा जाता है। अब आगे बताया गया है कोलंबो का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब पोर्ट है, ठीक है, उसको इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। तो कोलंबो का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर पश्चिम से सुदूर, पश्चिम मतलब एक दिशा, तो सुदूर मतलब बहुत दूर से, तो पश्चिम से सुदूर पूर्व को जाने वाले जहाज आकर रुकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बंदरगाह जो भी होते हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े जहाज, जो मालवाहक जो जहाज होते हैं वह बंदरगाह पर आकर रुकते हैं। तो वही सब हमें इस आपठित गद्यांश में बताया गया है कि कोलंबो का एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है और यहाँ पर पश्चिम दिशा से जो बहुत दूर दूर से जो बहुत सारे मालवाहक जहाज होते हैं वो यहीं आकर रुकते हैं। प्राचीन काल में श्रीलंका की राजधानियां रही हैं। प्राचीन काल मतलब बहुत पुराने समय में, तो प्राचीन काल में श्रीलंका की राजधानियां रही हैं अनुराधापुर, सीगिरिया, पोलोनुरवा, यप्पाहोवा और कैंडी। तो यहाँ पर आप ये बहुत अच्छे से देखिए कि हमें यहाँ पर श्रीलंका की प्राचीन समय की जो राजधानियां हैं उनके बारे में भी बताया गया। हो सकता है ये सब भी आगे जाके हमारे प्रश्न में हमसे पूछा जाए, इसलिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना। आगे बताया गया है कि आज कोलंबो इसकी राजधानी है। कि प्राचीन काल मतलब पहले के समय श्रीलंका की जो राजधानियां थी वो क्या थी, अनुराधापुर, सिगिरिया आदि, और अब उसकी राजधानी क्या है, कोलंबो। हमारे प्रश्न में ये आ सकता है कि अभी वर्तमान समय में इसकी राजधानी, इस आपठित गद्यांश के अनुसार वर्तमान समय में श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसकी राजधानी है कोलंबो। अब आगे है कैंडी। कैंडी एक झील के चारों ओर बसा और पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। यहाँ पर हम पूरे इस आपठित गद्यांश में किस शहर की बात कर रहे हैं, कैंडी शहर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैंडी किसी का नाम नहीं है, आप लोग इसका मजाक मत बनाना कि अरे ये तो किसका नाम है, ये किसके बारे में बताया। कैंडी यहाँ पर एक शहर का नाम है, वैसे बहुत सारे लोगों का नाम भी कैंडी होता है, ठीक है। तो कैंडी एक झील के चारों ओर बसा और पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। अब हम इसमें आगे कैंडी के बारे में ही पढ़ेंगे। यह बहुत ही सुंदर नगर है। क्या है, यह बहुत ही सुंदर नगर है। विशेषता मतलब विशेष रूप से रात को, तो हम सभी जानते हैं कि जो कैंडी है वह झील के चारों ओर बसा हुआ एक नगर है। तो इसको हम कह सकते हैं ये आइलैंड पे ही है एक तरह से। तो ये बहुत ही खूबसूरत होगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर इसके पास झील है और चारों तरफ हरियाली है तो इसकी खूबसूरती को हम इमेजिन कर सकते हैं।
ठीक है। तो बताया गया है कि विशेषतः रात को जब नगर की चमचमाती बत्तियां झील के पानी में झिलमिलाती हैं। अब झील का जो पानी है तो हम जानते हैं कि जब पानी में जब लाइट पड़ती है तो वह किस तरह से चमकाती है, उसको देखकर हम कितने लुभान्वित होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि विशेष रूप से रात को जब नगर की चमचमाती बत्तियां झील के पानी में झिलमिलाती हैं तो इसकी शोभा देखते ही बनती है। मतलब बताया गया है कि जो कैंडी जो शहर है और रात में इस किस प्रकार से ये झील पे जो चमचमाती बत्तियां हैं वह इस शहर की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। चार चांद लगाना एक मुहावरा है जिसको मतलब इसकी इस खूबसूरती इस शहर की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो कहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए। हेलो बच्चा, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आगे बताया गया है कि यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे दलादा मालीगावा या पवित्र नाथ का मंदिर कहते हैं। आप बहुत ध्यान से इसको सुनना और इसको समझना कि यहाँ पर मतलब कैंडी शहर में एक प्रसिद्ध मंदिर है। प्रसिद्ध मतलब फेमस, इसको हम कहते हैं। ये एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका क्या नाम है, दलादा मालीगावा, या अब हम इसे क्या कहते हैं, पवित्र दांत का मंदिर कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि दांत का मंदिर ये भी भला क्या होता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इसको दांत का मंदिर क्यों कहते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान बुद्ध का एक पवित्र अवशेष, उनका एक दांत रखा हुआ, अवशेष मतलब उनका अंश, तो भगवान बुद्ध, तो ऐसी मान्यता है, ऐसा लोगों के द्वारा माना जाता है कि जो मंदिर है, जो कैंडी में जो मंदिर स्थित है जिसका नाम दलादा मालीगावा है, तो वहां पर भगवान बुद्ध का एक पवित्र दांत रखा हुआ है। तो इसीलिए उस मंदिर को क्या कहते हैं, दांत का मंदिर भी कहते हैं। तो हमने सभी ने देखा कि किस प्रकार से जो श्रीलंका देश है वहां पर एक शहर है कैंडी, और कैंडी बहुत ज्यादा खूबसूरत शहर है। और जब रात होती है तो किस प्रकार से जो बत्तियां होती हैं, जो लाइटें होती हैं, वह झील है, वहां पर जो झील स्थित है, तो किस प्रकार से जब झील पर लाइट पड़ती है तो वो उस शहर की, उस नगर की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि वहां पर एक मंदिर भी स्थित है और मंदिर का नाम क्या बताया गया है, दलादा मालीगावा। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, पवित्र दांत का मंदिर कहते हैं। अब इसे बताइए आप कि पवित्र दांत का मंदिर क्यों कहते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि क्योंकि वहां पर भगवान बुद्ध का एक दांत का अवशेष के रूप में रखा हुआ है, इसीलिए इसे दांत का मंदिर भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। बताया गया है कैंडी का नृत्य का मतलब होता है डांस। ठीक है। तो कैंडी का नृत्य श्रीलंका का एक प्राचीन नृत्य है। तो जो कैंडी शहर का, कैंडी नगर का जो एक डांस है वह श्रीलंका, अब चूंकि जो कैंडी नगर है वह श्रीलंका देश में आता है, इसीलिए बताया गया है कि कैंडी का नृत्य श्रीलंका का एक प्राचीन नृत्य है। जैसे केरल का नृत्य है, उड़ीसा का नृत्य है, उसी प्रकार कैंडी का जो भी नृत्य है वह श्रीलंका का एक प्राचीन मतलब बहुत पुराना नृत्य है। आगे बताया गया है नर्तकों के बदन पर, नर्तक मतलब होता है डांसर। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे डांसर्स होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे बताया गया कि कैंडी के जो भी नर्तक, जो भी डांसर होते हैं वो क्या पहनते हैं, तो उनके बदन का मतलब होता है शरीर, तो उनके शरीर पर धोती और सिर पर एक ताजनुमा सुसज्जित पगड़ी होती है। हमने देखा हमारे यहाँ कैसे राजस्थानी जो लोग होते हैं वो सिर पर एक साफा या पगड़ी पहनते हैं, उसी प्रकार जो कैंडी के जो भी डांसर, जो भी नर्तक होते थे वह क्या पहनते थे, सिर पर एक ताजनुमा मतलब ताज के जैसे, अगर आप सिर पर पगड़ी रखेंगे तो वो आपको एक ताजनुमा, ठीक है, ताजनुमा आपको एक वो देगा। अब इसके आगे बताया गया है सुसज्जित पगड़ी होती है। ठीक है। और गले में ढेरों हार होते हैं और बाहों में बाजूबंद। हार और बाजूबंद एक तरह के आभूषण है। हमने बहुत सारे अपने आम जीवन में देखा होगा कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वह हार को भी पहनती हैं और बाजूबंद को भी, जो कि यहाँ पहना जाता है, उसको भी पहनती हैं। तो अब जो श्रीलंका के कैंडी नगर का जो प्रसिद्ध प्राचीन नृत्य है उसके नर्तक, उनकी वेशभूषा कैसी होती है, तो वो उनके बदन पर धोती होती है, सिर पर एक सुसज्जित पगड़ी होती है और उनके गले में और बाहों में बाजूबंद भी होता है। गले में हार होते हैं और बाहों में क्या होता है, बाजूबंद होता है। अब फिर बताया गया है कि इनके ढोलक भारतीय मृदंग से मिलते जुलते हैं। जो मृदंग है वह ढोलक है, मृदंग यह एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है, जिसको अगर हम बजाते हैं तो उससे क्या, वाद्य यंत्र क्या होता है, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए वाद्य यंत्र क्या होता है।
ठीक है। तो वाद्य यंत्र होता है जब किसी को बजाने से उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्या लिखा है कि इनके ढोलक भारतीय मृदंग से मिलते जुलते हैं। कि इनके ढोलक मतलब कैंडी का जो नृत्य, कैंडी शहर का, नगर का जो नृत्य होता है, तो उनमें जो भी वाद्य यंत्र बजते हैं तो उनका वाद्य यंत्र कैसा होता है, जो हमारे भारत की जो ढोलक होती है उसकी ताल से मिलती जुलती है। आगे कहा गया है कि वैसे तो श्रीलंका के अधिकांश निवासी बौद्ध हैं। निवासी मतलब वहाँ पे जो निवास करते हैं, वहाँ पे जो रहते हैं। तो इसमें बताया गया कि वैसे तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो कैंडी शहर है, वहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं जो बहुतायत में होते, बहुतायत मतलब जिनकी संख्या अधिक है, तो वो क्या है, बौद्ध धर्म के हैं। लेकिन वहाँ पर हिंदू, मुसलमान और ईसाई भी रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया किस प्रकार से जो कैंडी शहर है वहाँ पर बौद्ध धर्म के लोगों के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई लोग भी रहते हैं। श्रीलंका के निवासियों का मुख्य आहार चावल है। आहार का मतलब होता है भोजन, मुख्य मतलब कि प्रमुख। जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमारा मुख्य आहार क्या है, हमारे घरों में नॉर्मली क्या बनता है, सब्जी और रोटी। उसी प्रकार से जो श्रीलंका है, वहाँ का जो कैंडी शहर है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, चावल। उनका मुख्य आहार, उनका मुख्य भोजन है चावल। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, क्योंकि आगे इसी आपतित गद्यांश से हमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व भी हमें यहीं से करना है। इसीलिए हमें अभी ध्यान केंद्रित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हेलो बेटा, कैसे हो आप? ग्रामर आगे पढ़ाया जाएगा बेटा, आपको ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। अभी आप सबसे पहले आपतित गद्यांश पढ़िए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। तो आपको इसके आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है आपतित गद्यांश, मतलब कि जो पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है। इसको हल करने के लिए बस आपको सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत होगी, आपको एकाग्रचित्त होकर इसको 2-2 बार पढ़ना है। जैसे आपने इसको पढ़ा और आपने इसको समझा, तो आप यूँ फटाफट 2 मिनट में इसके सारे आंसर करवा दोगे। बेटा ग्रामर पढ़ाया जाएगा, आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डाउट नेट में आपको इस जो भी आपका पेपर है, प्रश्न पत्र में जो भी आएगा वो सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी लेकिन आप लोग यहाँ वहाँ की बातें मत करिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और समय सीमा कम होने के कारण हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब आगे बताया गया है, हमने देखा कि जो श्रीलंका के जो निवासी हैं उनका मुख्य आहार होता है चावल, और यहाँ के लोग मछली के झोल या सब्जी के साथ चावल खाते हैं। जो मछली का जो झोल है वह भी एक प्रकार की डिश है, ठीक है। तो मछली के झोल और चावल के साथ खाते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है, अब मैं दूर हट जाती हूँ, आप बहुत ध्यान से इसको देखिए और हमें, क्योंकि मैं अब आपसे ही इसके प्रश्न पूछूंगी, ठीक है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अब आगे बताया गया है कि श्रीलंका का एक विशेष पकवान होपर्स कहलाता है। पकवान का मतलब होता है डिश, जैसे कि राजमा चावल, डोसा, उसी तरह से एक पकवान, एक डिश क्या है, होपर्स। और ये कहाँ की है, जल्दी से बताइए, ये कहाँ की डिश है, ये है श्रीलंका की। तो श्रीलंका का एक विशेष पकवान है जिसे हम क्या कहते हैं, होपर्स। और यह किस प्रकार से बनाया जाता है, अभी आगे बताया जाएगा कि यह चावल के आटे से बना बहुत ही स्वादिष्ट मालपुआ होता है। स्वादिष्ट मतलब लजीज, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिलीशियस, ठीक है। तो ये जो पकवान होता है जो कैसे बनता है, ये चावल के आटे से बनता है। और हमने सभी ने अपने घरों में मालपुआ खाया होगा, तो वह मालपुआ की तरह ही एक पकवान है जो कि किससे बनता है, चावल से बनता है। चलिए इस पूरे अनसीन पैसेज को आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके आगे फिर मैं फिर से पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब इसके आगे बताया गया है कि द्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है, द्वीप, इसको द्वीप क्यों कहा गया है, क्योंकि जो श्रीलंका है वह चारों ओर से समुद्र से, पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको द्वीप कहा गया है, ठीक है। तो श्रीलंका के द्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में रत्नपुर नामक नगर है। कौन सा नगर है, रत्नपुर। अब आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि क्यों इस नगर का नाम रत्नपुर पड़ा है, ठीक है। तो आगे बताया गया है कि इसे रत्नों का नगर कहते हैं। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है कि रत्नपुर मतलब इसमें बहुत सारे रत्न मिलते होंगे, इसीलिए इसे रत्नों का नगर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों की खाने हैं। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे रत्न होते हैं। तो अब जो श्रीलंका का जो नगर है रत्नपुर, इसको रत्नों का नगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मूल्यवान मतलब बहुत सारी कीमती रत्नों की खान है। आगे बताया गया है कि इन खानों में नीलम, पुखराज, दूधिया, चंद्रकांत मणि,
विडालाक्ष मणि आदि कीमती पत्थर निकाले जाते हैं। और ये यहाँ पर जितने भी ये पत्थर बताए गए हैं ये बहुत सारे रत्न, हमने देखा है किस प्रकार से जो हमारे बड़े लोग होते हैं वह अपनी उंगली में रत्न पहनते हैं। ऐसा बताया गया है कि जो रत्न है वह ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग रत्न को पहनते हैं। तो ये रत्न है जो सारे कहाँ से निकलते हैं, रत्नपुर से निकलते हैं, इसीलिए रत्नपुर को क्या कहा गया है, रत्नों का नगर कहा गया है। यहाँ के रत्न प्राचीन काल से ही विख्यात है। विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, जिसको हम इंग्लिश में फेमस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रत्नपुर क्यों फेमस है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि रत्नपुर किस लिए फेमस है और इसे रत्नों का नगर क्यों कहा जाता है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसे रत्नों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण रत्न होते हैं, जैसे कि नीलम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लू सफायर, तो नीलम, पुखराज, दूधिया, चंद्रकांत मणि, बिडालाक्ष मणि आदि ये जितने भी कीमती पत्थर होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें, रत्नपुर में, इसीलिए इसे रत्नों का नगर कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका एक स्वतंत्र देश है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका कैसा है, श्रीलंका एक स्वतंत्र देश है। और श्रीलंका का राष्ट्र ध्वज लाल रंग का है। जो राष्ट्र ध्वज, तो हमारे भारत का राष्ट्र ध्वज क्या है, तिरंगा, उसी प्रकार जो श्रीलंका का जो राष्ट्र ध्वज है वह लाल रंग का है और उसके एक तरफ हरी और केसरिया रंग की धारियां हैं। अब जल्दी से आप मुझे बताइए कि हमारे जो भारत का जो तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका रंग कैसा होता है, क्योंकि इस आपठित गद्यांश में मुझे सिर्फ श्रीलंका का ही बताया गया और मुझे भी सिर्फ श्रीलंका का बताया है। अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे भारत का लाल रंग, हमारे भारत का जो राष्ट्र ध्वज जो तिरंगा है वह किस रंग का होता है। ठीक है बच्चों, प्लीज यहाँ हवा की बातें मत करो, मैं क्या करूँगी जान के, अरे भाई मुझे जानना है, आप लोग भी तो मुझे कुछ पढ़ाओगी, क्या 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 कल रंग होता है, कैसे होता है। हाँ बेटा, ये हिंदी भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लाल रंग वाले हिस्से में तलवार धारण किए हुए एक सुनहरे रंग का शह, शह का मतलब होता है शेर। तो लाल रंग का जो इस राष्ट्र ध्वज का जो लाल रंग का जो हिस्सा है वहां पर एक तलवार धारण, धारण का मतलब होता है तलवार को लिए हुए, तो वहां पर किसका चिन्ह बना हुआ है, वहां पर एक सुनहरे रंग का शह बना हुआ है। यह शह कैंडी के प्राचीन राजाओं का राज चिन्ह है। तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार से जो हमारे देश में और विदेशों में जो राजा होते थे उनका कोई ना कोई राज चिन्ह होता था जो उनके नगर की शोभा बढ़ाता था। ठीक है, तो जो कैंडी का जो प्राचीन राजा उनका राज चिन्ह क्या होता था, एक सुनहरे रंग का शह, और वो कैसा होता था, वह तलवार धारण किए हुए होता था। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा ये यहाँ पर ये पूरा आपठित गद्यांश जो है वह यहाँ पर समाप्त होता है। अब हमें क्या करना है, आपठित गद्यांश में हम क्या करते हैं, उससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देते हैं, तो अब वही करेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहला प्रश्न क्या है, कोलंबो को उद्यानों का नगर क्यों कहते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके इसके आंसर दीजिए कि जो कोलंबो हमने अपने आपठित गद्यांश में पढ़ा है ना कि कोलंबो क्या है। ठीक है, तो कोलंबो को उद्यानों का नगर क्यों कहते हैं। हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें कोई एक सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। ठीक है, तो बताइए, पहला विकल्प है क्योंकि यहाँ पर हरियाली की बहुतायात के कारण, बहुतायात मतलब हरियाली यहाँ पर अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, हरियाली की बहुतायात के कारण। दूसरा विकल्प है उद्यानों की अधिकता न होने के कारण, या फिर तीसरा विकल्प है फूलों के उद्यानों की बहुतायात न होने के कारण, या उनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं आपको सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर आपको कोई प्रश्न दिया गया है और यदि वो प्रश्न सकारात्मक है, सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, यदि वो प्रश्न पॉजिटिव है तो उसका जो उत्तर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिनमें से जो 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से जो 3 विकल्प हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो स्वाभाविक सी बात है इसका उत्तर क्या होगा, जो हमारा पहला विकल्प है, हरियाली की बहुतायात के कारण। चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। इस यहाँ पर पूछा गया है कि कैंडी नगर की मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप बताइए कि जो कैंडी नगर है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। यह पहला विकल्प है, यह पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है, या यह झील के चारों ओर बसा है, यह यहाँ पर पवित्र नाथ का मंदिर है। तो जैसा कि हमने अपने आप पठित गद्यांश में पढ़ा हुआ है कि कैंडी शहर में यहाँ पे यह झील के चारों ओर भी बसा हुआ है और यहाँ पर पवित्र नाथ का मंदिर भी है और यह पहाड़ियों से घिरा हुआ
घिरा हुआ, चारों ओर से या पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ये सभी। मतलब कि इसका जो दूसरा प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा ये सभी। मतलब कैंडी नगर की जो विशेषताएं वह सारी हैं। वहां पर पहाड़ी भी है, झील भी है और पवित्रनाथ का मंदिर भी है। चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कैंडी नृत्य के नर्तकों की वेशभूषा कैसी होती है। आपको ये पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, अच्छे से इस प्रश्न को पढ़िए और मुझे इसका उत्तर दीजिए कि जो कैंडी नृत्य हैं उनके नर्तकों मतलब उनके डांसर की वेशभूषा मतलब वो उस वक्त क्या पहने होते हैं, ठीक है। तो उनकी वेशभूषा कैसी होती है। अब बताइए, उनके बदन मतलब उनके शरीर पर धोती और सिर पर सुसज्जित पगड़ी होती है, या फिर उनके बाहों में बाजूबंद होता है, या फिर उनके गले में ढेरों हार होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि जो कैंडी नृत्य के जो नर्तक होते हैं उनकी वेशभूषा क्या होती है। तो हमने सभी ने अपठित गद्यांश में पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि उनके जो वेशभूषा है उनके बदन पर एक धोती होती है और उन पर वो एक पगड़ी पहने हुए होते हैं, हाथों में बाजूबंद पहने हुए होते हैं और गले में ढेरों हार पहने हुए होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी, मतलब कि ये सभी। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताया गया है कि श्रीलंका का मुख्य आहार क्या है। अब जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए, हमने पूरे उसमें पढ़ा हुआ है कि श्रीलंका का मुख्य आहार क्या है। अगर आपने इस गद्यांश को बहुत ही अच्छे से एकाग्रचित्त होकर पढ़ा होगा तो आपको इसका हल जरूर पता होगा, ठीक है। तो श्रीलंका का मुख्य आहार क्या है? चावल। हमने पढ़ा है ना अपने गद्यांश में, श्रीलंका के लोग क्या खाते हैं? अपने खाने में चावल ही खाते हैं। और चावल कैसे खाते हैं? या तो मछली के झोले के साथ या झोगे के साथ या फिर सब्जी के साथ। चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। उद्यान व आहार का एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द तो हम सभी जानते हैं, उसका जो समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला जो भी होगा उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब जल्दी से आप मुझे उद्यान और आहार के पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है। हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है वन और आहार, दूसरा विकल्प है कानन और भोजन, तीसरा विकल्प है उपवन और भोजन और चौथा विकल्प है बगीचा व आहार। सबसे पहले हम जानेंगे कानन। कानन का मतलब होता है वन, ठीक है। तो अब बताइए, तो उद्यान का मतलब होता है बगीचा जिसे हम उपवन भी कहते हैं, ठीक है। और आहार का पर्यायवाची शब्द होगा भोजन या खाना, ठीक है। तो अब हम इसका हमारा ये गद्यांश खत्म होता है यहाँ पर, ये ठीक है। अब हम एक अगला अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अपने क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए हैं तो आपको सबसे पहले जो अपठित गद्यांश आता है उसको बहुत ही एकाग्रचित्त होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर हम तीसरा अपठित गद्यांश करने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सब समझ आ रहे हैं और आप सभी मेरी बातों का अनुसरण जरूर करेंगे। और जब भी आपके प्रश्न पत्र पे जो भी अपठित गद्यांश आता है तो उसके लिए ज्यादा समय निकाल कर उसके जो शब्द होंगे, उसके जो वाक्य होंगे उनको 2-2 बार पढ़ेंगे, फिर आपको बहुत आसान होगा उसका उत्तर देना, ठीक है। तो हमारा अगला अपठित गद्यांश है कि हमारे चारों ओर शान से पसरी प्रकृति, ठीक है। हमारा अपठित गद्यांश क्या लिखा है? हमारे चारों ओर शान से पसरी प्रकृति कितनी समृद्ध, संपन्न और भव्य है। तो हम पूछ सकते हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है ना कि हमारी प्रकृति कैसी है। तो हमारी प्रकृति कैसी है? समृद्ध, संपन्न और भव्य है। यहाँ पर लेखक ने हमारी प्रकृति मतलब प्रकृति को हम इंग्लिश में नेचर कहते हैं, हमारे नेचर की खूबियां हमें बताई हुई हैं कि हमारी जो प्रकृति, हमारा जो नेचर है वह समृद्ध, संपन्न और भव्य है। आगे कहा है क्या हमने अपनी व्यस्त जीवनचर्या से क्या हमने अपनी बिजी डेली लाइफ रूटीन से समय निकालकर कभी इस पर गौर किया है। तो आप सभी बताइए, क्या कभी आप सभी ने हमारी प्रकृति, हमारी नेचर की सुंदरता पर गौर किया है? बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा क्योंकि आजकल हमारी जो जिंदगी है वह भागम भाग वाली होती है। हम कभी शांत बैठकर कभी भी प्रकृति को नहीं देखते हैं। तो आप ऐसा जरूर करना, आप एक बार शांत मन से प्रकृति की सुंदरता को जरूर देखना। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप प्रकृति की सुंदरता को देखकर आपका जो मन है वह मनोहित हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या आपने कभी अपनी व्यस्त जीवनचर्या से समय निकालकर इस पर गौर किया है कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है वह कितना समृद्ध, संपन्न और भव्य है।
तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो नेचर है वह कितना भव्य और संपन्न है, कि किस प्रकार से जब ठंड होती है तो जो जो पानी होता है वह बर्फ बन जाता है, और जब गर्मी होती है तो वही बर्फ पानी के रूप में बदल जाता है। तो हमारी प्रकृति कितने अच्छे से जल का संचरण करती है कि जब लोगों को जल की जरूरत होती है तब वह लोगों तक जल दे देती है, और जब ठंड आती है, जब जल का उपयोग कम मात्रा में होता है तो किस प्रकार से वह बर्फ के रूप में उसको संरक्षित करती है। इस प्रकार से हम सभी जो भी है वो हम सभी प्रकृति के उदाहरण है कि किस प्रकार से प्रकृति हमें क्या कुछ नहीं देती है। तो इस पूरे अनसीन पैसेज में, पूरे अपठित गद्यांश में हमें यही बताया गया है। ठीक है, आगे बताया गया है कि ग्रीष्म, वसंत, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो आप सभी बताइए कि आप सभी मुझे एक बात बताइए कि जो ऋतुएं होती हैं वह कितनी प्रकार की होती हैं। चलिए, हमारे वो इस अपठित गद्यांश में ही बताया गया है कि जो ऋतुएं होती हैं वह 6 प्रकार की होती हैं। उनके नाम दिए गए हैं: वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। और अब ये जो भी ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं को हम क्या कह सकते हैं? सीजन कह सकते हैं। और मौसम को हम वेदर कहते हैं ना, वैसे ही ऋतुओं को हम इंग्लिश में सीजन कहते हैं। कैसे सीजन होते हैं? वसंत का भी होता है, ग्रीष्म का भी मतलब गर्मी भी होती है, वर्षा भी होती है, शरद ऋतु भी होती है और किस प्रकार से शिशिर ऋतु भी होती है। अब आगे लेखक ने इस यहाँ पर पूरी ऋतुओं की विशेषताएं बताई हैं कि इन 6 ऋतुओं की अलग अलग छटा, अलग अलग मिजाज, अपनी में समाये प्रकृति नाना मनोहर रूपों में हमारे सामने आती है। नाना मनोहर रूप मतलब कि विभिन्न प्रकार के, मनोहर मतलब मन को मोहने वाले जो रूप हैं वह हमारे सामने आते हैं। तो बताया गया है कि किस प्रकार से जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो हमारी प्रकृति में बहुत सारे बदलाव आते हैं, और जब शीत ऋतु आती है तो उस प्रकार से हमारी प्रकृति में बदलाव आते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति है किस प्रकार से वह विभिन्न प्रकार से हमें अपने मनोहर रूप के दर्शन करवाती है। आगे कहा गया है कि तो हर बार हम निशब्द हुए उसे निहारते रह जाते हैं। निशब्द मतलब कि जब हम प्रकृति की खूबसूरती को देखते रहते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं होते कि हम किस तरह क्या बोलें, मतलब उसकी खूबसूरती के बारे में हम कैसे बोलें। निशब्द का मतलब है कि हमारे पास कोई भी शब्द नहीं होता है। और आगे बताया गया है कि हर मौसम का अपना मिजाज को हम कह सकते हैं अपना मूड। तो हर मौसम का अपना मिजाज, अपना अंदाज, अपनी खुशबू और अपना स्पर्श होता है। यहाँ पर लेखक ने हमें मौसम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जितने भी मौसम होते हैं उनका अलग मिजाज होता है, अलग अंदाज होता है, अलग खुशबू होती है और अलग स्पर्श होता है। और साथ ही साथ बताया गया है कि जो हमें तरह तरह की भावनाओं, अनुभूतियों से भरकर हमारे अनुभव जगत का विस्तार करता है। तो इस पूरे अपठित गद्यांश में हमने किसके बारे में पढ़ा है? प्रकृति के बारे में पढ़ा है। और साथ ही साथ लेखक ने हमें इसमें 6 ऋतुओं के बारे में बताया गया है। आपको बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है कि 6 ऋतुओं के नाम बताएं, तो आप इस अपठित गद्यांश से उन ऋतुओं के नाम के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, अब बताया गया किस प्रकार से जब अलग अलग मौसम आते हैं, अलग अलग सीजन आते हैं, तो किस प्रकार से जो हर एक सीजन, हर एक मौसम होता है वह हमारी भावनाओं को, अनुभूतियों से भरकर हमारा जो अनुभव जगत है वह उसका विस्तार करता है, मतलब उसको बढ़ाता है। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या कहा गया है। ग्रीष्म, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा आदि ऋतुओं का एक के बाद एक आना और जाना, प्रकृति को अपने रंग में रंगना, कभी उसे फूलों से आवृत कर खिलखिलाहट से भर देना और कभी भीनी महक से लपेट देना। तो यहाँ पर लेखक ने हमें बताया क्या है कि किस प्रकार से जो वसंत ऋतु होती है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जो वर्षा ऋतु होती है, तो वह एक के बाद एक आती हैं और किस प्रकार से वो अपने रंग में हमें रंग देती हैं। तो जब ठंड आती है तो हमें ठंड लगने लगती है, जब गर्मी आती है तो हमें गर्मी लगने लगती है। ठीक है, हाँ बेटा ये सब कोर्स से ही है और ये आपके अनसीन, ये सारे आपके अपठित गद्यांश हैं। अपठित गद्यांश मतलब इनको अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इस तरीके के जरूरी नहीं आपको पेपर में, प्रश्न पत्र में यही अपठित गद्यांश है। आपको इसको दूसरे भी आ सकते हैं, लेकिन आपको मैंने सिर्फ यहाँ पर उनको हल करना बताया, उनको कैसे उनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर उसके बाद उसके उत्तर देना है। तो यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से जो प्रकृति होती है वह उसकी जितनी भी ऋतुएं होती है वह इंसान को अपने रंग में रंग देती है। और किस प्रकार से जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ फूल आ जाते हैं, आवृत मतलब फूलों से भर जाते हैं, आवृत्ति मतलब बार बार होना, तो फूलों से भर जाते हैं। ठीक है,
तो किस प्रकार से कभी उसे फूलों से आवृत कर खिलखिलाहट से भर देती है और कभी भीनी महक से लपेट देती है, तो कभी फूल पत्ते उड़ाकर वैरागन से उदास बना देती है। तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार से जब वसंत ऋतु आती है तो वह चारों तरफ खुशियां और हरियाली लेकर आती है, और जब पतझड़ का मौसम होता है तो किस प्रकार से सारे पत्ते टूट कर झड़कर गिर जाते हैं। तो लेखक ने उन पत्तों की तुलना यहाँ पर किसी वैरागन महिला से की हुई है। ठीक है, वैरागन मतलब जिसने संसार की माया मोह को त्याग दिया है। तो यहाँ पर लेखक ने प्रकृति की तुलना किससे की है? वैरागिन से की हुई है। ठीक है, अब बताया गया है कि कभी झरझर पानी बरसाकर तर कर देना। तर का मतलब होता है गीला कर देना। तो किस प्रकार जो प्रकृति होती है वह कभी बहुत ज्यादा पानी गिराकर इंसान को, उसके मन को गीला कर देती है, और कभी सर्द झोंकों से सहरा देना। सर्द झोंके मतलब जब शीत ऋतु आती, जब ठंड का मौसम आता है, जब किस प्रकार से ठंडी हवाएं आती हैं तो इंसान सहर जाता है, ठिठुरन होने लगती है। तो यही बताया गया है कि कितने प्यारे अनोखे व अनूठे रूप हैं। तो प्रकृति कैसी है? उसके अपने अनोखे और अनूठे रूप वाली है। ठीक है, आगे कहा है प्रकृति का सौम्य रूप, रौद्र रूप, उसकी चंचलता, उसकी जड़ता, उसकी जीवंतता आदि सब देखने वाले की नजर पर ही होती है। तो अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे हम देखते हैं जड़ता, जड़ता मतलब उसकी गहराई किस, और साथ ही उसकी चंचलता मतलब कि उसका मन कितना चंचल होता है। तो प्रकृति का सौम्य रूप, सौम्य का मतलब होता है उसका साधारण और सरल रूप, और प्रकृति का रौद्र रूप, रौद्र मतलब होता है क्रोध। तो जब हमने देखा है कभी कभी आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है तो इसका मतलब है प्रकृति, मतलब जो नेचर है वो बहुत गुस्से में है और वह अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देती है। एकदम से बिजली कड़कती है और बहुत सारा पानी गिरना शुरू होने लगता है। ठीक है, तो बताया गया यहाँ पर लेखक ने हमें प्रकृति के विभिन्न रूपों के बारे में हमें बताया कि किस प्रकार से जो प्रकृति है वह सौम्य रूप भी रखती है, रौद्र रूप भी रखती है, और किस प्रकार की उसकी जड़ता और उसकी जीवंतता मतलब उसकी निरंतरता आदि सब देखने वाले की नजर पर ही रहते हैं, और उसकी संवेदनशीलता मतलब कि उसकी सेंसिटिविटी पर ही निर्भर करती है कि किसी किसी को ये सारी प्रकृति की बातें उसको लुभान्वित करती हैं, और किसी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी व्यस्ततम जीवनचर्या में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह कभी प्रकृति के मनोरम रूप को देख ही नहीं पाता। इसीलिए हमारे इस आपठित गद्यांश की शुरुआत में ही कहा गया था कि किस प्रकार से आज की जो व्यस्ततम दिनचर्या है, जो हमारे महानगरों की जो दिनचर्या है, जो डेली लाइफ रूटीन है, वह कितना बिजी होता है। लोग कितना सुबह से उठकर ऑफिस भागते हैं, उनको भाई कहाँ समय है ये सब देखने का। लेकिन हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति होती है वह हर रूप में रहती है और हमें उसको देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और हम बहुत ज्यादा आनंदित महसूस करते हैं। ठीक है, अब इस आपठित गद्यांश से संबंधित जो भी प्रश्न है पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन नहीं, अभी यहाँ पर एक और पैराग्राफ रह गया है। ठीक है, तो आगे लेखक कहते हैं कि मैंने महसूस मतलब मैंने फील किया है। जो इस गद्यांश को जिस लेखक ने लिखा है वो कहते हैं कि मैंने ऐसा फील किया है कि हर एक मौसम का मानव पर एक मनोवैज्ञानिक असर होता है, कि जो मतलब मानव है, जो जीव है, जो हर मौसम जो भी ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, ठीक है, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। जैसे ग्रीष्म के अलसाए दिन लंबे होने के कारण बंद कमरों में लेटे दिलो दिमाग को आत्मचिंतन का खूब समय देते हैं। ग्रीष्म ऋतु, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए ग्रीष्म ऋतु क्या होती है। ग्रीष्म ऋतु मतलब कि गर्मी का मौसम। तो हम सभी देखते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो किस प्रकार से हमारा मन आलस से भर जाता है, हमें लगता है आप कोई काम ना करें, अब आराम से सो जाएं। तो लेखक ने वही बताया कि किस प्रकार से जो ऋतुएं होती हैं तो उसका किस प्रकार से मानव के मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। ठीक है, तो अब ग्रीष्म में जब अलसाए दिन होते हैं तो वह किस प्रकार से हमारे दिल और हमारे दिमाग पर को ये मजबूर कर देती है कि हम उस वक्त आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन मतलब हम किसी बात के बारे में सोचें, उसका चिंतन करें। ठीक है, मधुमास, मधुमास क्या होता है ये बताएं। मधु मतलब होता है शहद, मधुमास। अब हम बताएंगे मधुमास का अर्थ होता है शरद, मधुमास। ठीक है, मधु का मतलब होता है शहद। ठीक है, मधुमास का मतलब होता है वसंत ऋतु। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि वसंत ऋतु तो इतना आसान सा नाम है, उसको हम मधुमास क्यों कहते हैं। तो वसंत ऋतु का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, मधुमास। क्यों कि अब जब वसंत ऋतु आती है तो उस पे क्या होते हैं, नए नए पेड़ पौधे पत्तियां खिलती हैं। तो अब मधु मतलब शहद, तो अब जो भी मधु मतलब जो मधुमक्खियां होती हैं, जो वो जीव जंतु होता है, और जब वो इस जो भी बसंत ऋतु में जो
वृक्ष जो नए नए पत्ते आते हैं वह उन पर बैठती हैं और फिर इस प्रकार से वो शहद का निर्माण करती हैं। इसीलिए वसंत ऋतु को क्या कहते हैं, मधुमास कहा गया है। ठीक है, तो आप ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि वसंत ऋतु को मधुमास क्यों कहा गया है। ठीक है, तो मधुमास हमारी रागात्मक प्रवृत्ति को तराश देता है। तराश मतलब उसको और अधिक निखार देता है और इस तरह से रचनात्मक बनाता है। ठीक है, आगे कहा गया है सूरज और चंद्रमा का अस्त और उदय इस लोक को क्रमशः क्या बताया गया है, सूरज और चंद्रमा। ठीक है, तो जब सूरज उगता है और सूरज का जो अस्त होता है और जब चंद्रमा निकलता है तो इस लोक मतलब इस पृथ्वी को, इस धरती को क्रमशः सुख और दुख की दशाओं में नियमित करता है। तो यहाँ पर जो लेखक ने उन्होंने सूर्य और चंद्रमा की तुलना किससे की गई है, वह सुख और दुख से की गई है। तो लेखक आगे कहते हैं कि दोनों में से एक भी दशा स्थायी नहीं है। दोनों में से एक भी दशा स्थायी नहीं है, इसका मतलब है कि यदि सूर्य निकलता है तो उसका अस्त भी होता है। इसी प्रकार अगर किसी मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं तो अवश्य ही सुख आते हैं। इसीलिए लेखक ने हमें प्रोत्साहित किया है और हमें यह इस पूरे गद्यांश के माध्यम से हमें यह प्रेरणा दी है कि अगर हमारे जीवन में कभी दुख आते हैं तो हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि हमारे जीवन में सुख आते हैं तो हमें ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में हमेशा हर परिस्थितियों में एक समान व्यवहार करना चाहिए। आगे इसमें लिखा हुआ है, लेखक कहते हैं कि दोनों में भी एक भी दशा स्थायी नहीं है, मतलब वो बदलती रहती है। कि ऐसा तो नहीं है कि अगर सूरज आता है तो सूरज उगता है तो सूरज का अस्त होता ही नहीं है। तो इस बात से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में दुख आया है तो अवश्य ही सुख आएगा, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। ना तो कभी दुख स्थायी होता है और ना ही कभी सुख स्थायी होता है। ठीक है, तो आगे लेखक कहते हैं कि अतः हमें ना सुख में अधिक सुखी होना चाहिए और ना दुख में अधिक दुखी होना चाहिए, बल्कि हमें तटस्थ मतलब एक समान भाव से जीना चाहिए। तो अब बताइए आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके कि इस पूरे गद्यांश में लेखक ने हमें किस चीज़ की प्रेरणा दी है। तो लेखक ने कहा है कि हमें हमेशा समान रहना चाहिए, हमें अपने दुख में ना तो अधिक दुखी होना चाहिए और ना ही अपने सुख में अधिक सुखी होना चाहिए। काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, अगर वो खुश होते हैं तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है, जबकि वो यह नहीं जानते कि अगर उनके जीवन में सुख आया है तो दुख भी अवश्य आया होगा। जिस प्रकार से सूरज अगर उगता है तो उसका अस्त भी होता है, उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में सुख है तो दुख भी आएंगे और दुख है तो सुख भी आएंगे। इसलिए व्यक्ति को हर परिस्थिति में समान व्यवहार करना चाहिए। चलिए अब हम इस पूरे गद्यांश से संबंधित प्रश्न करते हैं। इसका पहला प्रश्न बताया गया है कि प्रकृति के रूपों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि जो प्रकृति होती है तो प्रकृति के जो रूप होते हैं उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहला विकल्प है प्रकृति को देखकर हम आनंदित नहीं होते हैं। दूसरा है प्रकृति को देखकर हमारी भावनाओं तथा अनुभूतियों से अनुभव जगत का विस्तार होता है। फिर है प्रकृति का हमारे मन पर मनोवैज्ञानिक असर नहीं होता, और इसका अंतिम है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको इसके पहले बताया है कि अगर हमारा प्रश्न सकारात्मक है तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो भी सकारात्मक होगा। सकारात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, कि अगर हमारे प्रश्न में पॉजिटिविटी दी गई है तो जो उसका जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे प्रश्न में नेगेटिविटी दी हुई है तो उसका जो भी आंसर होगा उसमें भी नेगेटिविटी होगी। ठीक है, नेगेटिव होगा मतलब कि। अब प्रकृति के रूपों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अब इसमें 3 विकल्प में कहा गया है कि हम आनंदित नहीं होते हैं, मनोवैज्ञानिक असर नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं। अर्थात हम इस पूरे विकल्प से देखकर समझ सकते हैं कि अगर इसका प्रश्न सकारात्मक है तो इसका जो उत्तर है वो भी सकारात्मक ही होगा। तो अब इसका जो इस प्रश्न का सही विकल्प, सही उत्तर क्या होगा कि प्रकृति को देखकर हमारी भावनाओं तथा अनुभूतियों से अनुभव जगत का विस्तार होता है। और यही सब बातें हमने इस आपठित गद्यांश में पढ़ी हुई है कि किस प्रकार से जो प्रकृति है वह हमारी भावनाओं को, हमारी अनुभूतियों को जगा देती है। चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर उनके प्रश्न पत्र में आप कोई भी आपठित गद्यांश आता है तो वह बहुत ही एकाग्रचित्त होकर उस आपठित गद्यांश को हल करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रश्न है प्रकृति के 2 अनूठे रूप जो आपको अधिक प्रभावित करते हो। चलिए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नेचर की ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित मतलब इम्प्रेस करती हैं। ठीक है, तो इसके विकल्प दिए गए हैं ग्रीष्म वसंत, ग्रीष्म वर्षा आदि ऋतुओं का एक के बाद एक आना और ना चले जाना। ठीक है, इसका दूसरा विकल्प है प्रकृति को अपने रंग में रंगना,
फूलों से आवृत कर खिलखिलाहट से भर देना। और फिर इसका तीसरा विकल्प है वर्षा ऋतु में झरझर कर पानी बरसाकर तरना करना। और इसका चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप कमेंट करके मुझे इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि इसके प्रश्न में दिया है कि प्रकृति के दो अनूठे रूप जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो इसके जो तीन विकल्प दिए गए हैं वो कैसे हैं, वो है नकारात्मक। तो स्वाभाविक सी बात है इसका जो दूसरा विकल्प है वह सकारात्मक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा होगा, वह दूसरा विकल्प होगा कि प्रकृति को अपने रंग में रंगना और फूलों से आवृत कर खिलखिलाहट से भर देना, यह हमारे जीवन को, हमारे मन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। चलिए अब हम इसका अगला विकल्प देखते हैं। गद्यांश में ग्रीष्म के कैसे प्रभाव से लेखक प्रभावित होता है। मतलब ग्रीष्म मतलब कि गर्मी वाला, जो गर्मी की जो ऋतु होती है, तो किस प्रकार उसमें लेखक प्रभावित होता है। तो इसका पहला विकल्प है ग्रीष्म के अलसाए दिन लंबे होने के कारण, या दूसरा विकल्प है ठंडे बंद कमरों में लेटे दिलो दिमाग को आत्मचिंतन न होने के कारण, या ग्रीष्म में मानव मन पर मनोवैज्ञानिक असर न होने के कारण, या अंतिम विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आप सभी बताइए। मैंने आपको काफी बार बताया है कि अगर आपका प्रश्न सकारात्मक है तो आपका जो उत्तर है वो भी सकारात्मक ही होगा। तो यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है कि ग्रीष्म से कैसे लेखक के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमने अपने अपठित गद्यांश में पढ़ा है कि किस प्रकार से उनके मन पर कितना पॉजिटिव सकारात्मक असर पड़ता है। तो इस पर इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ग्रीष्म के अलसाए दिन लंबे होने के कारण। अब हम सभी जानते हैं कि जब शीत ऋतु आती है, मतलब जो ठंड का जो सीजन आता है, ठंड का जो मौसम होता है, तो उसमें दिन काफी छोटे होने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आने लगती है, मौसम में परिवर्तन होने लगता है, वैसे वैसे जो दिन होते हैं वह बड़े होने लगते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका होगा ग्रीष्म के अलसाए दिन लंबे होने के कारण। चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। ये आ गया ना, मैंने कहा था ना, इसको बहुत अच्छे से सुनना और समझना। मधुमास, मधुमास मतलब क्या होता है, वसंत ऋतु। तो मधुमास किसे कहते हैं और उसका मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। चलिए आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि मधुमास क्या है और उसका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि जब वसंत ऋतु आती है तो हमारे चारों तरफ किस प्रकार से हरियाली छा जाती है और हमारा मन भी बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो उठता है। प्रफुल्लित मतलब आनंदित हो उठता है। ठीक है, तो हमारे विकल्प दिए गए हैं कि वर्षा ऋतु में हरियाली देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। यहाँ पर मधुमास को पहले विकल्प में वर्षा ऋतु कहा गया है, जो कि गलत है। ठीक है, फिर कहा गया है शीत ऋतु को, फिर बताया गया है कि शीत ऋतु को, मधुमास किसको कहते हैं, शीत ऋतु को। ठीक है, शीत ऋतु हमारे मन को आनंदित करती है, तो कि ये भी असत्य है। ठीक है, फिर बताया गया है ग्रीष्म ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु आते ही हमारा मन खुशी से झूम उठता है। तो हमारे ऊपर के जो भी विकल्प दिए गए हैं वो कैसे हैं, सारे गलत हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा एक ही विकल्प व्यवस्था है जो कि सही होगा। अब हमारा जो अंतिम विकल्प है वो ही सही होगा। ठीक है, मधुमास, मधुमास मतलब क्या होता है, वसंत ऋतु। तो मधुमास किसको कहते हैं, वसंत ऋतु को कहते हैं। और मधुमास हमारी रागात्मक प्रवृत्ति को तराश देता है तथा हमें तरह तरह से रचनात्मक बनाता है। तो हम कभी देखते हैं कि जो कवि होते हैं वह किस प्रकार से प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। अक्सर हमने कविताओं, अगर आप लोगों ने कविताएं पढ़ी होंगी, अगर दोहे पढ़े होंगे, तो हमारे जितने भी लेखक हैं, जो भी उसके कवि होते हैं, वह किस प्रकार से बहुत सारी प्रकृति की बातें करती हैं, प्रकृति की मनोरम रूप का वर्णन करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी वसंत ऋतु आती है तो जो किस प्रकार से लेखक का मतलब लोगों का जो मन होता है वह कितना रचनात्मक, कितना क्रिएटिव हो जाता है। उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं और वह उन विचारों को अपनी कलम से कलमबद्ध करते हैं। चलिए हम इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं। आगे कहा गया है सूर्य और चंद्रमा से हमें क्या संदेश मिलता है। चलिए आप पहले पूरा प्रश्न देखिए और मुझे जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा से हमें क्या संदेश मिलता है। हमने अपने अपठित गद्यांश में क्या पढ़ा है कि किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा हमें क्या प्रेरणा देते हैं। तो बताया है कि दुख स्थायी, इसका पहला विकल्प है दुख स्थायी होता है। ठीक है,
दुख तो स्थायी नहीं होता। हमने तो अपठित गद्यांश में पढ़ा हुआ है कि जो सुख और दुख है वह अस्थायी होते हैं, हमें समय के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी गलत होगा। फिर इसका दिया गया है कि हमें ना सुख में अधिक सुखी और ना दुख में अधिक दुखी होना चाहिए, बल्कि तटस्थ भाव से जीना चाहिए। तटस्थ मतलब हर परिस्थिति में एक समान ही रहना चाहिए। तो हमारे इस अंतिम प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि हमें हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। तो हमने इस पूरे, अगर हम इस पूरे अपठित गद्यांश की समरी कहें, हमसे पूछा जाए कि हमें इस गद्यांश से क्या प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अक्सर हमारे प्रश्न पत्र में इन सब से संबंधित एक प्रश्न एक्स्ट्रा आ जाता है कि आप जो अपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं उससे आपको क्या प्रेरणा, क्या संदेश मिलते हैं। तो हमें इस अपठित गद्यांश से क्या प्रेरणा मिली कि हमें अपने जीवन में, अगर हमारे जीवन में अधिक सुख आते हैं तो अधिक सुखी नहीं, खुश नहीं होना चाहिए, और अधिक दुख आते हैं तो दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में समान भाव से रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम पे कोई भी कष्ट भारी नहीं पड़ेगा और हम हमेशा समान रूप से रहेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 3 अपठित गद्यांश कर लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये सभी अपठित गद्यांश आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके प्रश्न पत्र में यही अपठित गद्यांश आए, बल्कि इनसे संबंधित आएंगे। मुझे बस आपको ये सिखाना है, क्योंकि मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ, तो मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि किस प्रकार से आपको अपठित गद्यांश का हल निकालना है। और साथ ही साथ मैंने बताया आपको, मैंने काफी बार एक बात पे जोर दिया है कि जब भी आप ये अपठित गद्यांश पढ़ते हैं ना, तो एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को 2-2 बार पढ़ें। अगर आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट से उस शब्द को, उस वाक्य को पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके अपठित गद्यांश के सभी प्रश्न सही होंगे। चलिए अब हम इसका अंतिम करते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है जितनी अनिच्छा, अनिच्छा का मतलब क्या होता है, बिना इच्छा के, कहते हैं ना मेरी इस काम को करने की इच्छा नहीं हो रही, वैसे ही उसको कह सकते हैं अनिच्छा। जितनी अनिच्छा से हम सलाह को स्वीकार करते हैं, सलाह को हम इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस। देखा है बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी तरह तरह की एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि हम किस तरह से बिना मन के जो भी सलाह है उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे अपठित गद्यांश में हम सलाह के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लोग हमें सलाह देते हैं और किस प्रकार से हम लोगों को गलत समझ लेते हैं, और हम ये समझने लगते हैं शायद हम में ही कोई कमी है इसलिए लोग हमें सलाह दे रहे हैं। अब बताया गया है कि जितनी अनिच्छा से हम सलाह को स्वीकार करते हैं उतनी अनिच्छा से किसी अन्य को नहीं। मतलब अगर कोई हमें कुछ दे रहा है तो उसको हम बहुत खुशी खुशी ले लेते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमें सलाह दे रहा है तो हमारा मन खट्टा हो जाता है कि नहीं यार ये कौन होते हैं मुझे सलाह देने वाले। हमारे अंदर एक अभिमान, एक अहंकार आ जाता है। ठीक है, और हम उसको, उस सलाह को अच्छे रूप में ना लेते हुए उसको गलत रूप से देखने लगते हैं। ठीक है, बताया गया है सलाह देने के बारे में सोचते हैं कि वह हमारी समझ को अपमान की दृष्टि से देख रहा है। कि अगर हमसे हमारा कोई बड़ा हमें कोई सलाह देता है कि बेटा अपने जीवन में ये करो, अपने जीवन में ऐसे रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो हमें लगता है कि वह हमारा अपमान कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं, जो हमें सलाह दे रहे हैं, जो हमारे शुभचिंतक है, वह हमें हमेशा हमारे अच्छे कार्यों के लिए ही प्रोत्साहित करेंगे और हमें हमेशा अच्छी सलाह ही देंगे। ठीक है, तो बताया गया है कि किस प्रकार से जो हमें सलाह देते हैं, तो सलाह देने वाले को हम क्या समझते हैं, यार ये तो मेरा अपमान कर रहा है। ठीक है, और हम उसकी सलाह को अनसुना कर देते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है अथवा हमें बच्चा या बुद्धू मानकर व्यवहार कर रहा है। कि अगर कोई हमें सलाह दे रहा है तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो मुझे बुद्धू समझ रहा है और मुझे ऐसे ही अनावश्यक रूप से सलाह दे रहा है, मुझे नहीं मानना इसकी सलाह, मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन कहता है। लेकिन अगर कोई हमारा शुभचिंतक हमें सलाह दे रहा है तो हमें उसकी सलाह पर अमल करना चाहिए, उसको अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि क्योंकि ये हमारे भलाई के लिए ही हो रहा है। तो लेखक ने कहा है कि हम उसे एक अव्यक्त सेंसर मानने लगते हैं और ऐसे अवसरों पर हमारी भलाई के लिए जो उत्साह दिखाया जाता है उसे हम एक पूर्व धारणा या धृष्टता मानते हैं। ठीक है, अव्यक्त सेंसर मतलब उसे हम लगता है यार ये तो खतरे की घंटी है। अगर कोई हमें अच्छी सलाह दे रहा है तो हम सोचते हैं ये तो यार खतरे की घंटी है, और जो व्यक्ति उस वक्त पे जो हमारी भलाई के लिए हमें सलाह दे रहा है तो हम उस सलाह को नहीं मानते और हम उसे अपने पूर्वाग्रह, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, मतलब उनके मन में पहले ही बातें बन जाती हैं, अरे यार अगर ये ऐसा कर रहा है तो पक्का ये इसके दिमाग में चल रहा होगा। जबकि ऐसा कई बार ऐसा नहीं होता है, वो व्यक्ति सिर्फ हमारी भलाई चाहता है, लेकिन हमारे दिमाग में उसकी जो धारणा बन जाती है वो ऐसी होती है, अरे यार ये तो पहले ये मेरा कुछ भला नहीं चाहता, ये सिर्फ मुझे अपमानित कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो लोग हैं वह ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई सलाह दे रहा है
तो वो ऐसे अवसरों पर हमारी भलाई के लिए जो व्यक्ति उत्साह दिखा रहा है, तो हम उसको एक पूर्व धारणा या भ्रष्टता समझते हैं। हम समझने लगते हैं कि वो व्यक्ति हमें मूर्ख समझता है, इसलिए हमें ये सलाह दे रहा है। ठीक है, इसकी सच्चाई यह है कि जो सलाह देने का बहाना करता है वह इसी कारण से हमारे ऊपर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करता है। अब इस सब का फायदा कौन उठा लेता है? वो जो हमारे शुभचिंतक नहीं होते, जो हमारा बुरा चाहते हैं, तो वो भी कुछ भी सलाह देते हैं और वो सोचते हैं अरे ये व्यक्ति तो जब ये अपने अच्छे लोगों का, अपने बड़ों की, अपने शुभचिंतक की सलाह नहीं मानता, तो ये मेरी बातों को हो सकता है मान ले। इसलिए वो व्यक्ति सोचता है अरे मैं तो इसके सामने ना ज्यादा समझदारी दिखाऊंगा, और फिर क्या होता है उसका विपरीत। और इन सब बातों से क्या होता है, वो जो गलत व्यक्ति है वो इन सब बातों का फायदा उठा लेता है। फिर बताया गया है इसके अतिरिक्त कोई और कारण नहीं हो सकता, किंतु अपने से हमारी तुलना करते हुए वह हमारे आचरण अथवा समझदारी में कोई दोष देखता है। अब जो वो व्यक्ति जो हमें गलत सलाह दे रहा है, वो क्या सोचता है कि अरे इसमें तो कोई अच्छे आचरण नहीं है, और वो अपनी अच्छे आचरण से हमारी बुराइयां देखने लगता है, और वो सोचता है कि इसमें तो पक्का कोई ना कोई दोषी होगा। इन कारणों से, और ये जो ऊपर जो भी कारण दिए गए हैं कि किस प्रकार हम लोगों की सलाह को नहीं मानते हो, जबकि हमें ये लगता है कि अगर कोई हमें सलाह देख रहा है तो वो हमें अपमानित कर रहा है या वो हमें मूर्ख समझ रहा है। तो इन सब से क्या होता है कि सलाह को स्वीकार बनाने से कठिन कोई कला नहीं है। लेखक हमें कहते हैं कि कला, सलाह अगर कोई हमें सलाह दे रहा है और उस सलाह को हम स्वीकारते हैं, मतलब उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इससे बड़ी कला कोई भी नहीं हो सकती। और वास्तव में प्राचीन और आधुनिक दोनों युग के लेखकों में, प्राचीन मतलब पुराने समय के, आधुनिक मतलब नए समय के, ठीक है, तो प्राचीन और आधुनिक दोनों युग के लेखकों ने इस कला में जितनी दक्षता मतलब जितनी निपुणता हासिल की है, उसी आधार पर स्वयं को एक दूसरे से अधिक विशिष्ट प्रमाणित किया गया है। मतलब किस प्रकार से जो लेखक होते हैं वो अपनी कलाओं के माध्यम से सोचते हैं कि मैं इससे ज्यादा बड़ा हूँ या मैं इससे ज्यादा बड़ा हूँ, वो आपस में ही अपने आप को विशिष्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, इस कटु पक्ष को रोचक बनाने के कितने उपायों काम में लाए गए हैं। ये कटु पक्ष मतलब ये हमारे जीवन का, लोगों का एक बुरा पक्ष है। ठीक है, तो इसको रोचक बनाने के लिए कितने उपाय काम में लाए गए हैं। कुछ सर्वोत्तम शब्दों में अपनी शिक्षा हम तक पहुंचाते हैं, कुछ अत्यंत सुसंगत ढंग से, कुछ वाक चातुर्य से, और कुछ अन्य छोटे छोटे मुहावरों में। तो लेखक ने कहा है कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वह अपनी बात को किस तरह से हम तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वह सर्वोत्तम मतलब जो सबसे उत्तम शब्द होते हैं, तो वह सर्वोत्तम शब्दों में जो उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है, उनके अंदर जो अच्छे आचरण है, तो वह अच्छे उत्तम शब्दों में उन आचरण को हम तक पहुंचाते हैं, और अत्यंत सुसंगत ढंग से और कुछ वाक चातुर्य से। हम सभी जब वाक चातुर्य मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कम शब्दों में, बहुत सटीक शब्दों से अपनी बात हम तक रख देते हैं, और हम किस तरह से उनकी बातों से प्रभावित होकर उनकी सलाह को मान लेते हैं। उसी प्रकार कुछ विद्वान होते हैं जो किस प्रकार से अपने वाक चातुर्य से अपनी बात हमारे सामने रखते हैं और हम उन्हें मान भी लेते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है, पर मैं सोचता हूं कि सलाह देने के लिए विभिन्न उपायों में से सबसे अधिक प्रसन्नता देता है वह गल्प है। गल्प का मतलब है मस्ती मजाक में। अगर किसी ने मस्ती मजाक में कोई सलाह आपको दी है तो वह आपको अच्छी लगेगी। तो लेखक का ऐसा मानना है, लेखक का ऐसा विचार है कि यदि मस्ती मजाक के दौरान कोई हमें अच्छी सलाह देता है, कोई अच्छी एडवाइस देता है, तो उसे हम सहर्ष रूप से स्वीकार कर लेते हैं और वो सलाह हमें बुरी नहीं लगती है। तो लेखक कहते हैं कि सलाह देने का सबसे अच्छा अवसर क्या होता है कि जब मस्ती का माहौल हो, तो मस्ती मजाक में, गल्प मतलब मस्ती मजाक में ही हम अपने शुभ चिंतक को अपनी एडवाइस देते हैं, उसको अपनी सलाह पहुंचाते हैं। इससे क्या होगा कि वो हमारी सलाह जरूर ही मानेगा। ठीक है, वह चाहे किसी भी रूप में आए। यदि हम इस रूप से शिक्षा देने अथवा सलाह देने की बात सोचते हैं तो वह अन्य सबसे बेहतर है, क्योंकि सबसे कम झटका लगता है। तो लेखक का ऐसा मानना है कि यदि हम गल्प के रूप में, मस्ती मजाक के रूप में अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, अपनी सलाह उनको दें, अगर हमारे शुभचिंतक हैं और हम देख रहे हैं कि वो जीवन में गलत कर रहे हैं, और यदि हम मस्ती मजाक करते हुए उनके साथ अपनी बातें साझा करें, तो वो अवश्य ही हमारी सलाह मानेंगे। इसीलिए लेखक हमें प्रेरणा देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये कई बार प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि जो आपठित गद्यांश दिया गया है उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस आपठित गद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिली है
कि किस प्रकार से अगर आप गल्प के रूप में मतलब मस्ती मजाक के रूप में कोई आपको सलाह दे, एडवाइस दे, तो वह सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वो इस समय में क्या होता है, व्यक्ति अच्छे मूड में होता है, उसका अच्छा मिजाज होता है और वह लोगों को बातों को सुनता है और उन पर गौर करता है और उन्हें समझता भी है। अभी हमने ये पूरा अपठित गद्यांश पढ़ लिया है, अब इससे संबंधित हम प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए आप सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले सबसे बेहतर सलाह देने का तरीका कौन सा है? लेखक ने हमें बताया था ना कि सबसे सलाह देने का तरीका कौन सा है। चलिए जल्दी से सब लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि सलाह देने का तरीका कौन सा है, सबसे बेहतर सलाह देने का तरीका कौन सा है। पहला विकल्प है गल्प, सर्वोत्तम तरीका है, इससे सबसे कम झटका लगता है। गल्प का मतलब होता है मस्ती मजाक के माहौल में जो व्यक्ति अच्छे ठंडे माहौल में हमें अगर कोई अच्छी शिक्षा देते हैं, कोई अच्छी सलाह देते हैं, तो लोग बहुत जल्दी उनका अनुसरण करने लगते हैं। ठीक है, उसका दूसरा विकल्प है स्वयं को महान बनाकर, दूसरों को हीन बताकर और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं सब लोग। बेटा ये हिंदी पढ़ाया जा रहा है ये, और ठीक है, ये आपका जो पेपर आने वाला है 10th बोर्ड CBSE का, उससे संबंधित जो भी सिलेबस है हमारी क्लास में वही करवाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारा प्रश्न है कि सबसे बेहतर सलाह देने का तरीका कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, गल्प सर्वोत्तम तरीका है। और इस प्रकार से अगर कोई हमें सलाह देता है तो हमें झटका कम लगता है। झटका लगने का मतलब है अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, और अगर सामने वाला हमें बता रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो अगर हम मस्ती के मजाक के मूड में होंगे तो वो उसकी बात वो हमें उतनी चुभेगी नहीं, उतनी बुरी नहीं लगेगी। और इस बात से और अगर वो हमें अच्छी सलाह देगा तो हम सहज रूप से उस सलाह को स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए लेखक ने कहा है कि जो सलाह देने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह कैसा होता है, जब इंसान गल्प उसका सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इसका खा प्रश्न दिया गया है कि हम किस कार्य में सर्वाधिक अनिच्छा दिखाते हैं। अनिच्छा मतलब बिना इच्छा के। तो हमने अपने जब इसका अपठित गद्यांश इसका प्रारंभ किया था तो इसका शुरुआत में ही पढ़ा था कि किस प्रकार से जो सलाह होती है, तो अगर लोग हमें सलाह देते हैं तो उसमें हम अनिच्छा दिखाते हैं। चलिए हम इसके चारों विकल्प पढ़ लेते हैं। किसी प्रकार की सलाह स्वीकार करने में, तो इसका पहला विकल्प है कि किसी प्रकार की सलाह स्वीकार करने में। इसका दूसरा विकल्प है किसी को सलाह देने में। इसका तीसरा विकल्प है कि अपनी उन्नति के कार्य में, और साथ ही साथ इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट करके कि किस प्रकार से जो हम किस कार्य में सर्वाधिक अनिच्छा मतलब बिना अपना मन नहीं दिखाते वो क्या होता है। तो हमने इस अपठित गद्यांश में क्या पढ़ा है कि किसी की सलाह स्वीकार करने में, अगर हमें कोई सलाह दे रहा है तो हम बिना मन से उस सलाह को लेते हैं और उस सलाह पर कभी भी अमल नहीं करते, क्योंकि वो सलाह अनिच्छा के रूप में होती है कि हमारा मन तो नहीं होता यार तुम भी यार मुझे, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि तुम क्या यार मुझे हमेशा सलाह देते रहते हो कि ये करो वो करो। इसीलिए लेखक ने कहा है कि सलाह को भी आप एक अच्छे रूप में दीजिए जिससे वो जो सामने वाला जो व्यक्ति है वह उस सलाह को आसानी से स्वीकार कर ले। चलिए अब इसका अगला प्रश्न है कि व्यक्ति प्रायः अपनी भलाई के लिए अन्य व्यक्ति द्वारा दिखाए गए उत्साह को क्या मान बैठता है और क्यों। तो हमने अपठित गद्यांश में पढ़ा है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है वह अगर कोई उनसे उनकी भलाई के लिए उनसे बात करता है, वह किस प्रकार से सोचते हैं कि यार ये तो मेरा अपमान कर रहा और अपने शुभचिंतक की बातों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि व्यक्ति प्रायः अपनी भलाई के लिए अन्य व्यक्ति द्वारा दिखाए गए उत्साह को क्या मान बैठता है और ऐसा क्यों मानता है। ठीक है, तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कोई एक विकल्प सही है और हमें उस सही विकल्प को चुनना है। तो हमारे प्रश्न पत्र में इस प्रकार से जो भी अपठित गद्यांश आते हैं तो हमें उसको पूरा पढ़ना है, उसको एक एक शब्द एक एक वाक्य को 2-2 बार पढ़ना है और उसके बाद ही हमें उसको हल करना है। तो इसके विकल्प दिए गए हैं। इसका पहला विकल्प है पूर्व धारणा या धृष्टता की वह उसे हीन समझ रहा है, कि लोग सोचते रहे पूर्वानुमान कर लेते हैं कि यार वो तो मुझे हीन समझ रहा है, हीन मतलब वो मुझे कम समझ रहा है। ठीक है, सलाह देने वालों द्वारा हीन साबित करने का बहाना, लोग सोचते हैं अगर जो मुझे सलाह दे रहा है वो मुझे हीन बता रहा है, कम बता रहा है, मूर्ख बता रहा है। तीसरा विकल्प है पहला और दूसरा दोनों ही, और फिर विकल्प है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसका क्या सही उत्तर होगा कि यदि कोई हमें सलाह दे रहा है तो हम उसे क्या मान बैठते हैं। पूर्व धारणा, हमारे अंदर एक पूर्व धारणा होती है, मतलब हम पहले से ही अपने मन में सोच के बैठते हैं यार ये तो मुझे बेवकूफ समझता है इसलिए ये मुझे सलाह दे रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कि ए और बी दोनों। कि सलाह देने वालों द्वारा हमें लगता है यार ये मुझे सलाह दे रहा है मतलब ये मुझे मूर्ख समझ रहा है।
ठीक है, अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि सलाह देने वाला एक बहाने से हमारे ऊपर अपना क्या प्रदर्शित करता है और कैसे। कि जो व्यक्ति सलाह दे रहा है वो सलाह देने के बहाने हमसे हमें क्या दे रहा है, हमें किस तरीके की भावनाएं दे रहा है, वो हमें कैसा महसूस करवाना चाहता है। ठीक है, तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इनमें से किसी एक विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर देना है। ठीक है, अपनी श्रेष्ठता सलाह देकर उसे कमतर बनाने का प्रयास करता है। दूसरा विकल्प है सलाह देने वाला सलाह देकर स्वयं को कमतर बनाने का प्रयास करके हमारी श्रेष्ठता है उसको प्रदर्शित करता है। ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब हमारा इसका पहला विकल्प क्या होगा। वेरी गुड बच्चों, मैं देख रही हूँ कि कमेंट में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और काफी सारे सही उत्तर भी दे रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने प्रश्न पत्र को भी इसी तरीके से अपना ध्यान केंद्र में करते हुए उसको हल करेंगे, और आपके जो भी आप पठित गद्यांश आएंगे वो सबसे बन जाएंगे और आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। ठीक है, अब इसका विकल्प है, अब इसका सही उत्तर क्या होगा, अपनी श्रेष्ठता सलाह देकर उसे कमतर बनाने का प्रयास करना। तो इसका भी होगा ए और बी दोनों। तो हमने अभी तक जो भी आप पठित गद्यांश पढ़ा, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सभी पसंद आए होंगे। ठीक है, अब हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम अपनी अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे, आपकी जो अगली कक्षा होगी वह होगी आज शाम 7:30 बजे। तो जल्दी से आप सब लोग शाम को अपने सारे काम निपटाकर आप 7:30 बजे यूट्यूब पे आ जाइएगा, और आप अब इसके बाद पढ़ेंगे आपका जो पेपर है, जो प्रश्न पत्र होगा हिंदी का, उससे संबंधित जो भी चैप्टर्स आएंगे उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको MCQ के रूप में करवाए जाएंगे। उसका जो भी पाठ होगा उसको मैं समरी के रूप में आपको समझाऊंगी, फिर उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, मैं आशा करती हूँ बच्चों कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको आप पठित गद्यांश आपको सभी को पसंद आएगा, और इसके बाद आपका जो भी अपना पेपर होगा आप उसमें बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। थैंक यू।